हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपने पहला पार्ट इंडिया का पार्ट थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री का देखा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और अगर नहीं देखा तो जा करके देख लो, क्योंकि अगर पहला पार्ट अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि पहले पार्ट से ये पार्ट थर्ड जो है पार्ट फोर से कनेक्ट है। तो अब मैं जो हूँ पार्ट फोर्थ इंडियन हिस्ट्री का मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं 1931 से लेकर के 2010 तक कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर बाई चांस नहीं होता है कवर या वीडियो 20 मिनट से ऊपर जाती है, तो फिर जो है मैं जो है नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। कोशिश करूंगा इस पार्ट में कवर हो जाए। तो क्या बोलते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाहौर रिजोल्यूशन और पूना पैक्ट, और जो है कैसे आज़ादी मिली, कैसे जो है जिन्ना ने अपनी मांग रखी, यानी कि क्या हुआ, कैसे पार्टीशन हुआ, स्टेट कैसे बनी, और 5 ईयर प्लान कैसे आया, फर्स्ट इंडियन पीएम कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। तो इन सब वीडियो में हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होगी आपके लिए। एंड तक देखना, बस मेरा ये कहना है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप आधा छोड़ के जाओगे तो मजा नहीं आएगा। मैं थ्योरी की तरह आपको जो हूँ अच्छे से समझा दूंगा कि कब क्या हुआ, और एंड में जो हूँ मैं लाइन वाइज आपको एक डेट रिक करके या बता दूंगा या रिक करके दे दूंगा। मैं आपको रिक करके यहाँ दे दूंगा, आप जो है नोट कर लेना, ठीक है। तो अगर न्यू हो चैनल पे तो जो है सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तो चलो मैं बताता हूँ। मैंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक बताया था आपको कि गांधी इवेंट पैक्ट होता है, जिसमें कि गांधी जी जाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के में लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं और काफी जोरों शोर से चलता है। इससे जो है ब्रिटिशर्स गुस्से होकर के बड़े बड़े लीडर्स के, कांग्रेस के बड़े लीडर्स को और हजारों लाखों लोगों को जेल में बंद कर देती है, और काफी वायलेंस होता है उस समय। तो इस वजह से जो है गांधी इवेंट पैक्ट होता है, जिसमें कि लॉर्ड साइमन करके ब्रिटिशर्स था, जो वो ला रहा था, जिसमें कि गांधी से सुझौता करना। तो इसमें जो है मैंने आपको पहले बताया सब। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932 में होता है। इसमें जो था कांग्रेस फॉर्मली जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा सही से नहीं चल पाता है। बट ये है कि अब उसके बाद जो है 1932 में पूना पैक्ट आता है। आप लोग नाम तो सुने होंगे पूना पैक्ट, बट क्या था ये भी आप जान लो आज। गांधी जी ने इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से एक डिस्कशन करके एक एग्रीमेंट किया, उसी को बोलते हैं हम लोग पूना पैक्ट। तो अभी मैं थोड़ा इसकी पूना पैक्ट की बैक की हिस्ट्री बता दूं, ताकि जो है पूना पैक्ट और अच्छे से समझ में आए। तो 1932 में ब्रिटिशर्स एक रूल निकालते हैं, जिसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड। जिसमें क्या था कि जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए इलेक्शन सिस्टम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो होता है कि दलित लोग जो है सिर्फ दलित ही जो है वो वोट कर सकते हैं। लोग हैं जो नीची जात हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तक की एक इलेक्शन होगा, तो जिसमें सिर्फ दलित लोग वोट करेंगे और बाकी हिंदू के लोग नहीं वोट करेंगे। तो गांधी जी ने इस पे बोला कि ये जो है इससे हिंदू सोसाइटी जो है टूट जाएगी और दलित और हिंदू जो है अलग अलग हो जाएंगे, ऊंच नीच हो जाएगी। ब्रिटिश का जो है सेपरेट इलेक्टोरेट उनको जो है सेफ लग रहा था। तो इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, जिसमें कि गांधी जी एक तरफ और क्या बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक तरफ, वो इन लोगों के बीच एक समझौता होता है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है। अब पूना पैक्ट का रिजल्ट क्या निकलता है। अब दलित लोगों को क्या मिला, उसके बदले क्या मिला, सेपरेट इलेक्टोरेट चला गया, तो अब क्या उनको मिला। तो ये देख करके जो है लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स मिली उनको, दलित लोगों को। दलित कैंडिडेट्स के लिए सीट फिक्स हो गई, मगर ये था कि वोट सभी दलित देंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ पूना पैक्ट क्या था। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट लॉन्च होता है, साइन किया जाता है, लॉन्च नहीं होता है, जिसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी एक तरफ रहते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा तो हिंदुओं के बीच दरार आ जाएगी और जो है ऊंच नीच आ जाएगी। तो गांधी जी इस बात पे एग्री नहीं थे, क्योंकि 1931 में ब्रिटिशर्स ने ये ऐसा लाया था कि जिसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा दलितों को। तो इसी के खिलाफ जो है गांधी जी जेल में ही भूख हड़ताल कर देते हैं और कुछ खाते नहीं है। तो इसके डर की वजह से जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो अपना साइन पे एग्रीमेंट पे उतर जाते हैं, कहते हैं ठीक है चलिए। तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट क्या रिजल्ट निकला, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया गया और उसके बदले जो है लेजिस्लेचर में उनको दलित लोगों को रिजर्व सीट्स मिली, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यानी कि सब लोग वोट देंगे दलित। ये अपोजिट में उनको रिजल्ट में मिला। अब समझो पूना पैक्ट 1932 में साइन होता है। 1935 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। अब ये क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक पैक्ट लाए जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि इंडिया को थोड़ा सा फ्रीडम देने की बात की गई, मगर ये है कि पूरी आज़ादी की बात नहीं की गई थी। बस जो है हाँ जो है हम थोड़ा सा छूट देने के लिए या आज़ादी कह लो,
थोड़ी सी रूल या आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन को दिया। अब इस एक्ट में क्या बातें की गई, क्या फ्रीडम, क्या थोड़ी आज़ादी दी गई इंडियंस को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिसमें कि प्रोविंसेस जो हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट जो है चलाने की पावर मिली। मिनिस्टर्स जो थे वो इंडियन होंगे, और एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे डिपार्टमेंट्स इंडियंस के पास होगा। यानी कि जो है मिनिस्टर जो रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर पे भी इंडियंस रहेंगे। अब जैसे कि यूपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, यहाँ ये जितने प्रोविंस हैं, जितने नहीं, यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास जैसे जो प्रोविंस हैं, वहाँ जो है खुद से अपना काम होने लगा। अब फेडरल सिस्टम भी आता है, जिसमें कि प्लान था कि ब्रिटिश इंडिया भी रहेगी, मतलब और प्रिंसली स्टेट्स भी रहेगा, यानी कि इंडियन फेडरेशन। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो माने नहीं गए, और जो है इसलिए फेडरेशन ये जो था ये प्रॉपर बना ही नहीं। अब दयाची सिस्टम जो था वो प्रोविंस में दयाची सिस्टम खत्म कर दिया गया, और सेंटर में जो है दयाची सिस्टम लगा दी गई। अब सेंटर के काम क्या थे, तो सेंटर जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी चीजें। तो इसमें ब्रिटिश कंट्रोल क्या क्या कर रही थी, यानी कि मतलब फ्रीडम तो दी थी, मगर जो है कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर ही रही थी ना इंडिया पे। तो वो क्या कर रही थी, डिफेंस पे कर रही थी, फॉरेन अफेयर पे कर रही थी, फाइनेंस पे कर रही थी। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था जो इंडियन लीडर कंट्रोल कर रहे थे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया। तब फिर 1937 में जो है इलेक्शन होता है, जिसमें कि कांग्रेस ने काफी प्रोविंस में जो है अपनी गवर्नमेंट बनाई। उसी टाइम जो है पहली बार इंडियंस ने अपनी रियल पावर फील की। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो कंटिन्यू था, जिसमें कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, दलित के लिए अलग वोटिंग सिस्टम था, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी वो अभी भी कंटिन्यू थी। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है 1939 से 1941 तक। 1 सितंबर 1939 को जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है, और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन वॉर में ऑफिशियली गया। यानी कि 2 दिन बाद जो है ब्रिटेन जो है वो पार्टिसिपेट करता है ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकंड में 3 सितंबर को। कोई कंट्री जो है इंडिया पे रूल कर रही है, अब जो है आप अगर वॉर लड़ रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, और वहां से सोल्जर्स मरेंगे तो आप इंडियंस ले रहे हैं। तो वही ब्रिटिशर्स भी कर रहे थे कि सोल्जर्स जो है इंडियंस ही ले रहे थे। ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, अरे यार कैसा नाम है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉन्गलिथगो, जो भी है, जो भी नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपके पढ़ लेना, यहाँ पे फोटो देख लो और नाम भी देख लो, स्पेलिंग भी। लॉर्ड लिनलिथगो जो भी है, ये अनाउंस कर देते हैं कि इंडिया भी वॉर में पार्टिसिपेट किया है, और कोई इंडियंस लीडर से कुछ पूछे नहीं थे, ना ही कोई इंडियंस कंसेंट कुछ भी नहीं लिए थे इंडिया से, डायरेक्ट अनाउंस कर दिए। कांग्रेस बोल रही थी कि इंडिया जो है खुद एक स्लेव है, और ब्रिटिश बोल रहे हैं कि जो है डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम वॉर लड़ रहे हैं। तब फिर जो है कांग्रेस का डिसीजन निकलता है, और कांग्रेस जो है ऑल कांग्रेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजाइन 1939 को। मतलब क्या था कि यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा, यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार जो चल रही थी, जो गवर्नमेंट चल रही थी, ये गिर जाती है, और ब्रिटिश डायरेक्ट रूल वापस, मतलब जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे डायरेक्ट, वो वापस से ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। यानी कि अब कोई इंडियंस की गवर्नमेंट नहीं थी उस समय। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग जो थे, जिन्ना ने ब्रिटिशर्स को जो है सपोर्ट किया उस समय, जब कांग्रेस जो है एक तरफ लड़ रही थी, तो उस दूसरी तरफ जो है जिन्ना वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किए। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, मतलब कि कांग्रेस रूल से जो है आज़ादी मिल गई उनको। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहीं पे ब्रिटिशर्स जो है अपनाते हैं, और ब्रिटिश ने जो है मुस्लिम लीग को जो है इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। कांग्रेस को जो है ब्रिटिशर्स साइड कर देते हैं, इससे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगती है हिंदू मुस्लिम में। अब सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे 1939 से 1941 तक रोल आता है, जिसमें कि बोस ने जो है कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और अलग हो गए, और उन्होंने जो है अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 को। ब्रिटिश के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन चलाते थे, यानी कि ब्रिटिश से जो है डायरेक्ट लड़ाई के लिए गन्स वगैरह से यूज करके वायलेंस से जो है जीत लेने के लिए ये पार्टी बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 1941 में इंडिया से एस्केप करके जर्मनी गए, और बाद में जो है जापान गए। अब लाहौर रिजोल्यूशन आता है 1940 में। ये क्या था, ये जो है मुस्लिम लीग का जो है एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल था, जो 23 मार्च 1940 को जो है लॉन्च होता है, यानी कि पास होता है लाहौर में। पाकिस्तान में जगह है लाहौर, वहाँ पे जो है ये प्रपोजल पास होता है। इसको बाद में जाके हम लोग पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। मुस्लिम लीग जो है वो क्या चाहती थी इसमें, मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने कहा, जिन्ना कहते हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको मिला करके एक मुस्लिम देश बनाना चाहिए, मतलब अपनी गवर्नमेंट, अपना लॉ अपने हिसाब से, ये चाहते थे जिन्ना। तो यहीं से जो है पाकिस्तान का आइडिया ऑफिशियली जो है स्टार्ट होता है। इस रेजोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा, हिंदू मुस्लिम जो है डिवाइड जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपोजिट हो गए थे। कांग्रेस ने जो है इसको अपोज किया। आगे चलकर जो है 1947 का जो पार्टीशन हुआ वो इसी आइडिया को लेकर के हुआ। अब आता है
क्रिप्स मिशन 1942 में। अभी क्रिप्स मिशन क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, ब्रिटिश जो है वो इंडिया का सपोर्ट उनको चाहिए था, तो इसलिए जो है ब्रिटेन से सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, ये जो है वहाँ के कोई थे ब्रिटेन के, तो उनको जो है 1942 मार्च में भेजा गया। तो इसी से जो है नाम भी पड़ा क्रिप्स मिशन। और ब्रिटिश ने ऑफर दिया वॉर होने के बाद जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएगा। यानी कि जो आते हैं ब्रिटिश ने ब्रिटेन से, वो ये एक ऑफर लेकर के आते हैं इंडिया के लिए, ताकि इंडिया हमारे साथ हो जाए और जंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करे। तो अब ये दो ऑफर देते हैं, जिसमें कि अब प्रॉब्लम क्या निकलती है कि जो प्रोविंस थे, प्रोविंस का जो राइट था कि अगर वो चाहें तो इंडिया से अलग हो सकते हैं और अगर ना चाहें तो अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि प्रोविंस जो थे उस समय ये राइट था उनके पास कि अगर वो चाहें, अगर कोई नवाब रूल कर रहा है प्रोविंस पे, स्टेट पे किसी, तो अब इंडिया कैसे जुट होगा। तो उसलिए जो है उनके पास ये राइट था कि जो है अगर वो चाहे तो इंडिया से मिल जाएं और इंडिया के हो जाएं, या तो चाहे तो ना हो। तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। कांग्रेस ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हमको आज़ादी अभी चाहिए और बाद में हमको आज़ादी नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग को जो है ये ऑफर पसंद आता है, क्योंकि जो है अलग होने का ऑप्शन दिया गया था, तो इससे जो है मुस्लिम लीग को एक अलग अपना नेशन भी बनाना था, तो इसलिए जो है ये मुस्लिम लीग को सही लगा। रिजल्ट क्या निकलता है कि क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। अब आपने क्विट इंडिया मूवमेंट तो सुना होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च होता है इंडिया में, 8 अगस्त 1942 में लॉन्च होता है। और जो है उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, ब्रिटिश जो है आज़ादी देने को तैयार नहीं थे, क्रिप्स मिशन जो है फेल हो चुका था। गांधी जी ने बोला कि बस अब जो है इंडिया छोड़ो डायरेक्ट। इसी टाइम जो है गांधी जी ने अपना फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, या करो या तो मरो। ब्रिटिश का जो रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। गांधी जी और नेहरू पटेल सबको जो है ब्रिटिश अरेस्ट कर लेती है। कब अरेस्ट होते हैं लीडर? 9 अगस्त को 1942 को। कांग्रेस को जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्रेस और मीटिंग बंद कर दी जाती है, लीडर जेल में रहते हैं, पर मूवमेंट जो रहता है रुका नहीं, वो और फैला। लीडर्स जो थे जेल में थे, मगर पब्लिक जो है वो हार नहीं मानी और स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर जो है सड़क पर थे और जो है रेल लाइन काट दी गई, टेलीग्राफ वायर तोड़ दिया गया, ब्रिटिश ऑफिसेस पे अटैक किया गया। यानी आप इमेजिन कर रहे हो क्या सिचुएशन होगी उस समय। यानी कि यह गवर्नमेंट या आम सिटीजन्स के बीच डायरेक्ट लड़ाई चल रही थी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ब्रिटिश जो है उनको समझ में तो ये आ गया कि अब इंडिया को जो है ज्यादा कंट्रोल हम नहीं कर सकते और आज़ादी का रास्ता अब हमको अपनाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद होता क्या है? अब INA बनता है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। ये एक फौज थी जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। एम क्या था कि इंडिया को आज़ादी देना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। और इसमें जो है नेताजी को ये लगता था कि आज़ादी जो है सिर्फ अहिंसा से नहीं दी जा सकती, आज़ादी के लिए हम लोगों को वॉल्यूशन और लड़ाई भी करना होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। 1941 में ब्रिटिश से बचकर वो इंडिया से जर्मनी जाते हैं और हिटलर से भी मिलते हैं। उस समय लोग बोलते हैं कि हिटलर से भी मिलते हैं, और जर्मनी से जापान जाते हैं और जापान की मदद से जापान से बात किया और बोला कि हम जो है इधर इंडिया से मेरे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करेंगे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक तरफ ब्रिटेन थे और एक तरफ जो है ये नाजी जर्मनी वाले थे, यानी कि हिटलर। तो INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी, ये जाती है जापान, जर्मनी से जापान, और वहाँ पे बात करती है कि हम जो है इंडिया में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करेंगे, आप हमको गन्स वेपन्स दीजिएगा। अब जो है INA का भी एक स्लोगन था, आप लोग बहुत कम लोग सुने हो गए, ये चलो दिल्ली करके। तो इसका मतलब था कि ब्रिटिश को जो है दिल्ली से भगा दिया जाए और अपना देश का झंडा लहरा दिया जाए। उसके बाद जो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है, तो वही आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनी 21 अक्टूबर 1943 को। अब ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि आज़ादी का टाइम पीरियड ही चल रहा है और आज़ादी लगभग अब देने की टाइम ही आ रही है 1943। तो 1943 21 अक्टूबर को जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपनी आज़ाद हिंद सरकार बनाई, जिसमें कि जापान और जर्मनी ने, इन सब कंट्रीज ने जो है सपोर्ट किया। अब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया। अब ब्रिटिश ने लास्ट सीरियस अटेम्प्ट लिया इंडिया के लिए, और इंडिया को आज़ादी दी जा सके इसलिए ये अटेम्प्ट लिया गया और कैबिनेट मिशन भेजा गया, इसमें पार्टीशन को रोका जा सके और पावर पीसफुली ट्रांसफर हो। इस मिशन को 1946 में इंडिया में भेजा गया। कौन कौन लोग आए थे? ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मिनिस्टर आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करके, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे और AB अलेक्जेंडर आए थे। मैं यहाँ पे आपका नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, इसलिए जो है नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में आया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बात की गई। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था वो ये था कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जाएगा, इंडिया एक ही कंट्री रहेगी, डायरेक्ट पार्टीशन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कम दी गई, यानी कि डिफेंस,
सेंटर के पास सिर्फ इतनी पावर थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, और बाकी सारी पावर प्रोविंसेस के पास थी, स्टेट के पास थी। इससे मुस्लिम लीग जो है खुश थी इस कैबिनेट मिशन से, क्योंकि जो है बाद में स्ट्रॉन्ग जब प्रोविंस रहेंगे तो बाद में फ्यूचर में अलग होने का चांस भी है। प्रोविंसेस को 3 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो था हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस था, यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एटसेट्रा, यानी कि 3 ग्रुप में बांटा गया। एक जो हिंदू मेजोरिटी है, जहाँ हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, ग्रुप बी उन मेजोरिटियों को जहां मुस्लिम है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और ग्रुप सी जिसमें कि ईस्ट की तरफ जहां मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम एक इधर की तरफ से मैं मैप लगा दे रहा हूँ, मुस्लिम इधर भी थे इधर भी थे, तो अब उनको एक साथ कैसे लाया सकता है, तो इसलिए 3 ग्रुप बनाए गए, एक तरफ इधर मुस्लिम रहेंगे और एक तरफ इधर, यानी कि नॉर्थ पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बने। ग्रुप्स जो थे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, मेंबर जो है इलेक्शन से आएंगे। अब जो है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या निकलता है। मुस्लिम लीग को जो है यूनाइटेड इंडिया का ये चीज तो अच्छी लगी, मगर जो है प्रोविंस की ग्रुपिंग से प्रॉब्लम थी कांग्रेस को, फिर भी जो है एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग को भी जो है ये पसंद आया। मुस्लिम लीग को लगा कि शायद अब पाकिस्तान अलग कंट्री, अलग नेशन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग जो है वो पीछे हट गई। अब क्या होता है, अब जो है डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट होता है 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। बहुत ज्यादा दंगा हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। पार्टीशन ऑलमोस्ट जो है पूरा फाइनल हो गया कि हाँ अब जो है बंटवारा होगा। अब जो है 1947 में माउंट बैटन प्लान आता है। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनल प्लान आया, जिसमें ब्रिटिश रूल खत्म करने की बात की गई। अब ब्रिटिश इंडिया पे रूल नहीं करेगी, इंडिया को आज़ादी जल्द से जल्द दिया जाएगा, और पार्टीशन फाइनल करना था। अब जो है पार्टीशन का डिजाइन, पार्टीशन कहाँ से क्या होगा वो फाइनल किया जाएगा। इस प्लान को हैंडल कर रहे थे वाइसरॉय लॉर्ड माउंट बैटन इसको हैंडल कर रहे थे। अनाउंस हुआ 3 जून 1947 को। अब प्लान की मेन बातें यह है कि पार्टीशन जो है एक्सेप्टेड हो गया, इंडिया को 2 डोमिनियंस में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। जो यूनाइटेड इंडिया का आइडिया था वो ऑफिशियली पूरा खत्म हो गया। अब बाउंड्री कमीशन, अब ये आते हैं सर साइरिल रेडक्लिफ। यहाँ पे फोटो देख लो आप, और इनका नाम भी देख लो, स्पेलिंग भी। अब इन्होंने जो है, इनको काम दिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड किया जाए कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर क्या होगा। पंजाब और बंगाल का बॉर्डर ड्रॉ हुआ। प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया कि जो राजा महाराजा थे उस समय प्रोविंस में रूल कर रहे थे, उनको दिया गया कि आप जो है इंडिया में ज्वाइन भी कर सकते हैं या पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में। इंडिपेंडेंट रहने का भी बोला गया कि हाँ आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, बट जो है अब समझ रहे हो, कोई अगर छोटा है, कोई छोटे स्टेट है और इन कंट्री भी कैसे कंट्री उसको अपने में कर लेगी, वैसे भी है, तो कोई 2 ही रास्ता निकलता है, या तो पाकिस्तान अपनी तरफ कर लेता या तो जो इंडिया, और नहीं होते तो हथियार के थ्रू होते, मतलब होते तो होते। ब्रिटिश ने एक बोला कि जो है अगस्त 1947 तक हम पावर दे देंगे, और जून 1948 तक प्लान था कि हम जून 1948 तक जो है पावर देंगे। इंडिया और पाकिस्तान की अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। रिजल्ट निकलता है 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिया ने अपना आज़ादी मनाई, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी मनाई। एक दिन साथ में आज़ादी नहीं मनाना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने आज़ादी पहले मना ली और इंडिया ने बाद में। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है। 14 अगस्त पाकिस्तान को जो है इंडिपेंडेंट आज़ादी मिलती है और 15 अगस्त को इंडिया को, तो ये डेट वगैरह है। अब हम लोग का देश तो आज़ाद हो जाता है और पार्टीशन भी हो जाता है। अब आपने ये सोचा कि पार्टीशन होने के बाद जो मुस्लिम मेजोरिटी थी इंडिया में और जो हिंदू मेजोरिटी थी पाकिस्तान में, वो पार्टीशन होने के बाद वो ट्रांसफर इधर से उधर कैसे हुई। तो अब जानो कि लोग इधर से उधर कैसे गए और कितना खून खराबा हुआ। मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान गए और हिंदू सिख ये लोग इंडिया आए पाकिस्तान से। लोग कैसे गए, वहां पहले तो कुछ गाड़ी वगैरह इतना आम लोगों के पास होती नहीं थी, पैदल अपने से चल के गए, ट्रेन से गए और बैलगाड़ी ट्रक वगैरह से गए। पूरे के पूरे गांव रातों रात खाली हो गए। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन माना जाता है। लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट किए थे इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। अब दंगे कैसे शुरू हुए। दंगे जो है कोई ऐसे अचानक से शुरू नहीं हुए, क्योंकि अफवाह भी फैलती थी और लोगों को एक डर भी रहता था कि वहां पे जो है हमारे लोग हैं और यहाँ पे हम हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, हम दंगा, इसलिए लोग नहीं करते थे। दंगा तब होता कहाँ था, इतने लोग मरे कहाँ। दंगा होता था भागते वक्त, थकान से, भूख से, बीमारी से और ट्रेन पे अटैक से हुआ और कैंप्स में लोग फूड से हुआ। मतलब कि इन सब चीजों से नेचुरली ज्यादा भी हुआ। और एक तरह से ट्रेन वाला जो किस्सा है, ट्रेन में लोग भर भर के आते थे,
और इधर से जाते थे, तो मतलब खून ही खून ट्रेन वाला ज्यादा चला, और बाकी ऐसे रोड पे दंगा मारपीट जाते आ रहे हैं मार रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं था। बट ये है कि लोगों को ट्रेन में ज्यादा हुआ, और ऐसे भी हुआ कहीं कहीं जगह, मगर लोग पैदल चलते हुए गए तो इसमें बड़ा वो हुआ बीमारी से, भूख से, पैदल से। और ज्यादा लोग मरे ट्रेन वाले किस्से से, ट्रेन में जो लोगों की लाशें भरी होती थी। मतलब जो है सिर्फ दंगे नहीं, सिचुएशन और कंडीशन भी जो है जान ले रही थी। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरे? सबसे ज्यादा लोग मरे हैं ईस्ट और वेस्ट पंजाब में, बंगाल के कलकत्ता साइड और दिल्ली में। पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन मिक्स ज्यादा थी पंजाब में, बॉर्डर भी वहीं बना, और इसलिए मैक्सिमम वायलेंस वहीं पे हुआ। एग्जैक्ट नंबर अगर कितने लोग मरे ये कोई पूछे तो कोई एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियंस इसका भी मतलब पता नहीं हुआ है। मगर ये है, एस्टिमेट किया जाता है कि कहीं पे ये बताया जाता है कि 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग मरे, और कहीं पे भी बताया जाता है कि 2 मिलियन से भी ज्यादा पीपल्स मरे थे। राइट्स और उसके बाद माइग्रेशन और दंगे वगैरह ये सब मिला करके। अब फैमिलीज के साथ क्या हुआ कि फैमिलीज जो है वो टूट गई, बच्चे खो गए, और वुमेन्स के साथ भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। औरतों के साथ जो है काफी ज्यादा बुरा होता है। अब कोई शौहर के साथ अपने बच्चों के साथ ट्रांसफर कर रही हैं औरतें, उनको जो है बच्चे उनके गायब हो जा रहे हैं, शौहर गायब हो जा रहे हैं, वो अकेले फंस गई, और उनको ज्यादा काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी औरतों को, क्योंकि ये सब दंगे में औरतें जो है फंस गई थी। बहुत ज़्यादा औरतों के साथ वायलेंस और रेप भी होता है, ये भी हिस्टोरियंस बताते हैं। ठीक है गाइस, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लगभग 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग मर गए थे। और जो है पाकिस्तान से इंडिया हिंदू आ रहे थे, सिख आ रहे थे, और हिंदू से इंडिया से पाकिस्तान मुस्लिम जा रहे थे। ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सी जगह थी जहाँ पे दंगा हुआ, फसाद हुआ? वो हुआ ईस्ट पंजाब में और वेस्ट पंजाब में, क्योंकि वहीं पे बॉर्डर बना इसलिए। 1947 में जो है सबसे ज़्यादा ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा जल्दी आदमी पहुंच पाता है और कम टाइम लगता है, और जो है सेफली पहुंच सकता है, लोग ये सोच के ट्रैवल कर रहे थे। तो इसमें जो है पूरे गांव के गांव, पूरी फैमिली के फैमिली जो है एक साथ ट्रेन में भर करके सफ़र करती थी। उनकी सिर्फ लास्ट होप थी कि हम कैसे भी अपनी जगह तक सेफ पहुंच जाएं। ये हर सिटीजन्स, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो, उसकी सिर्फ ये होप थी कि हम जो है कैसे भी अपनी जो जगह है जहाँ पे हमें जाना है वहां पे सेफ पहुंच जाए। अब कुछ ट्रेन जो है पाकिस्तान से इंडिया आती थी और इंडिया से पाकिस्तान जाती थी। अब रास्ते में अटैक्स होते थे, और ट्रेन आती थी तो मालूम पड़ता था कि लोग जो है पूरे मरे भरे हुए हैं ट्रेन में, पूरा पूरा खून ही खून है, और जो है लोग मर गए हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वायलेशन थी उस समय, आप लोग तो जान ही रहे हैं, इमेजिन कर ही पा रहे होंगे। तो इसलिए जो है उस ट्रेन को नाम दिया गया घोस्ट ट्रेन। तो ऐसे ट्रेन का वायलेशन रहता है। एक तरफ हिंदू पाकिस्तान से जो है इंडिया में भेजे जाते थे, और इंडिया से मुस्लिम जो है पाकिस्तान भेजे जाते थे, वो भी जिंदा नहीं, मुर्दा। तो लगभग कितने लोग मारे गए ये एग्जैक्ट नंबर मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई क्लियर नहीं है। लोग 10 लाख भी बोलते हैं, 1 मिलियन भी बोलते हैं, और 2 मिलियन भी बोलते हैं। तो अगर 2 मिलियन या 1 मिलियन मान के चला जाए जो भी है, तो लगभग लाख लोग, 50,000 लोग तो ट्रेन में ही मर गए होंगे, डेथ हो गई होगी उन लोगों की। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सुन के, और ये जो पूरा मैंने आपको बताया 1931 से लेकर के इरविन पैक्ट से लेकर के 42 तक, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है या मैं नहीं कवर कर पाया तो यार ठीक है, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। मैं ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया कि वो टॉपिक कवर ना हो पाए। मैं जो हूँ बस बताना चाह रहा था कि इंडिया की हिस्ट्री अगर कोई नहीं हो पाता या कुछ छूट जाता है तो आप जो सर्च करके पढ़ लेना। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में 1947 के बाद से 2010 तक। थैंक यू।